नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी एग्जाम की आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है महेंद्र रावत। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम बहुत ही पास है। 5 जून से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। 15-16 दिन की विंडोज में ये एग्जाम होने वाले हैं। उस एग्जाम को और बेहतरीन बनाने के लिए जो मैथ्स की एक सीरीज में लेके आया हूं यहाँ पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, उसमें आपने देखा होगा कि सेट 4 हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी एनटीपीसी नाम से, ठीक है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज सेट 5 हम देखने वाले हैं। सेट 5 पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। चलिए भाई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो बच्चे नए हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की तो आप इस चैनल पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैथ्स बाय रावत सर टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए भाई, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे उम्मीद करता हूँ एक बार अटेम्प्ट करेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कहा है भाई? दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5.5 घंटे में तय की जाती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचेगा? ठीक है, दो बिंदु हैं आपके ए और बी। उन दोनों की दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, स्पीड दे रखी है आपको और टाइम दे रखा है। टाइम मेरे भाई कितना दे रखा है? 5.5 घंटे में तय की जाती है। यानी कि इसमें जो जो चीज गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको दो अप्रोचेस से बताऊंगा। जो पहली अप्रोच है आपकी, जो कन्वेंशनल है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, ए और बी की जो दूरी है बेटा, वो जो तय की जाती है, वो स्पीड जो दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय जो लग रहा है, समय लग रहा है 5.5 आवर्स का, 5.5 घंटे का। तो क्या आप डिस्टेंस मुझे बता सकते हो कितना कवर करने वाली है? बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। यानी कि जो गति है और जो उसको टाइम लगने वाला है, उसका जो गुणनफल है वही डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा, डिस्टेंस, स्पीड कितनी देर की है? 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है आपका 5.5। इसको आप मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 25, 275 किलोमीटर्स, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है जी। अब कंडीशन क्या बोल रहा है? यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाए तो नई जो स्पीड है बेटा वो कितनी होने वाली है? एस एन लिख देता हूँ। पहले 50 की स्पीड थी, 5 की स्पीड बढ़ा दी, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो आपको बोल रहा है कि टाइम में कितना फर्क पड़ेगा, है ना। टाइम पहले कितना ले रहा था? 5.5 घंटा ले रहा था। आपको बोल रहा है कि टाइम में कितना फर्क पड़ेगा। तो पहले हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। टाइम क्या होगा फॉर्मूले के आधार पे? टाइम अगर निकालना है तो स्पीड को डिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बेटा अभी अभी हमने निकाला था, 275 किलोमीटर आ रहा था। स्पीड कितनी नई वाली? 55। 5 से कटेगा 11, 5 से 55, फिर से 11 से कटेगा 5, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 आवर्स। टाइम है तो आवर्स में आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? 5 आवर्स। देखिए बेटा, पहले जो टाइम लग रहा था 5.5 था, 5.5 आवर्स लग रहा था। अब कितना है? तो अब है 5 आवर्स। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0.5 आवर्स, यानी कि आधा घंटा। आधा घंटा बराबर कितना होता है? अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आपका जो है क्या होगा? टाइम आपका सेव होने वाला है ना। अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाए तो जो टाइम है, जो समय है, वो 30 मिनट से कम हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये तो हो गया आपका कन्वेंशनल मेथड। ठीक है जी। जो कन्वेंशनल मेथड है वो ये है। अब हमें करना कैसे है, जो अच्छा मेथड है उससे कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं। बेटा, तो कॉन्सेप्ट ये है, डिस्टेंस बराबर अगर स्पीड इनटू टाइम है, ठीक है। ये अगर आपने हमारी मेरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है, ग्रुप डी वालों के लिए चैप्टर वाइज सीरीज करा रहा था मैं, उसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। वो आप एक बार जाके देख लेना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। सारी चीजें उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लियर होने वाली है। देखो यहाँ पे बेटा, कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी इस तरह का पैटर्न का फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अगर फाइनल क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट रहती है, फाइनल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट रहती है यानी कि समान रहती है, तो जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से इन्वर्स होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ स्पीड
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे भाई अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम हो जाएगा, अगर स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ जाएगा। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि स्पीड जो है, स्पीड का रेशियो में बात करूं भाई, पहले कितना था? पहले स्पीड थी 50 की, है ना? देखो ध्यान से, कहाँ गई? 50। 50 की स्पीड थी, 5 बढ़ गई तो कितना हुआ? 55 हो गया। 5 से आप काट दो, कितना टाइम्स? 10 टाइम्स, और यहाँ 11। यानी कि मैं कह सकता हूँ स्पीड का जो पुराना इस टू नया का रेशियो है, यानी कि पुरानी स्पीड इस टू नए स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है? 10:11। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा कह सकता हूँ, क्योंकि टाइम हम डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम के रेशियो का इन्वर्स होगा। या मैं कह सकता हूँ जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का इन्वर्स होगा। इन्वर्स मतलब उल्टा कर दो, 10:11 है तो इधर 11:10। सीधा सीधा मतलब मेरे भाई ये है कि अगर पहले 11 रेशियो टाइम ले रहा था तो अब नया टाइम कितना लेगा? 10 का। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहां से आप बता दो कि भाई पुराना टाइम कितना था? ये था 5.5 आवर्स का। ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, 11 की वैल्यू, अगर 11 की वैल्यू 5.5 है तो एक की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई? 5.5 डिवाइड बाई 11, तो ये आ गई 0.5 आवर्स, है ना? और हमें क्या निकालना है? इन दोनों का डिफरेंस, है ना, कि कितना समय बचेगा। तो आप देखो कितना डिफरेंस है। 11 में से 10 माइनस करोगे एक, यानी कि एक समय बचेगा, और एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? 0.5 आवर्स की। 0.5 आवर्स मेरे भाई सीधे सीधे क्या होता है? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। क्या ये बात क्लियर है? 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आपको दोनों अप्रोचेस समझनी है, एक होगी कन्वेंशनल और दूसरी होगी जो आपकी ट्रिक वाली है। ये आपकी ट्रिक वाली है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल सही समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और जाके एक बार वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों में, एनटीपीसी वाले दोस्तों में शेयर कर देना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखते हैं अगला सवाल, है ना। x बराबर 7 - 4√3 दे रखा है, आपको निकालनी वैल्यू √x + 1/√x की। इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे एसएससी में भी देखने को मिले होंगे, आरआरबी, एनटीपीसी, अगर आपने प्रीवियस ईयर सवाल लगाए होंगे या ग्रुप डी के सवाल लगाए होंगे तो इस तरह के सवाल दिखते हैं, आगे भी आने के चांसेस हैं। तो क्या बोला गया मेरे भाई? x की वैल्यू आपको ये दे रखी है, आपको निकालना है √x। तो √x का सीधा सीधा मतलब है कि इस एक्सप्रेशन का आपको रूट निकालना है। भाई मुझे और कुछ तो दिख नहीं रहा, इस एक्सप्रेशन का डायरेक्ट रूट लेता हो तो दिख नहीं रहा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस वाले एक्सप्रेशन को किसी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि 7 - 4√3 को कुछ ऐसा करके लिखें कि ये स्क्वायर की फॉर्म बन जाए और जिससे स्क्वायर और अंडर रूट कट जाए। ये हमारा टास्क है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा? यहाँ मुझे दिख रहा है बेटा x - y, इस फॉर्म में दिख रहा है। तो x - y का अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो मुझे कहीं ना कहीं ये फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। a - b² या x - y² क्या होता है? x² - 2xy + y²। ठीक है, इस फॉर्म में अगर लाना चाहता हूं मैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये जो माइनस वाली फॉर्म है इसको मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 4√3 को 2 × 2 × √3। ऐसा क्यों लिखा? बेटा ये जो भी फैक्टर है ना, इसको 2 का फैक्टर बनाना है। यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ 2 एक लाना ही लाना है, बाकी जो दो फैक्टर्स बचे वो उसमें से एक x होगा एक y होगा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 2 मैं x ले सकता हूँ और √3 में y ले सकता हूँ। तो ध्यान से देखो इधर, 7 - 4√3 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर माइनस 2 × XY, यानी कि 2 और √3 प्लस मेरे भाई √3 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, इस फॉर्म में लिखा है मैंने इसको x² - 2xy + y²। अगर मैंने इसको x माना 2 को और y √3 को y माना तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इससे हुआ क्या? देखो 2 × 2 × 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर मैंने भाई +3 आ गया, और ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज 4√3 था। अभी तो ये 7 - 4√3 बन रहा था, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाया है। देखो बराबर है ये, है ना। तो इसका सीधा सीधा अर्थात ये है कि मैं इसको यहाँ पे बेटा ये लिख सकता हूँ कि 2 - √3 का होल स्क्वायर, इसको मैं एक्सपेंड करके इसके बराबर लिख सकता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है? x - y का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरे भाई, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि √x की वैल्यू 2 - √3 का होल स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर आएगा 2 - √3, यानी कि √x की वैल्यू आ गई 2 - √3।
क्या इतनी बात क्लियर है? अगर रूट एक्स की वैल्यू मेरे भाई 2 - √3 है, तो 1/√x क्या हो सकता है बताइए? सिर्फ रूट एक्स है, इसकी वैल्यू दे रखी है। जब भी इस तरह की फॉर्म होती है तो हम 1/√x डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का यहाँ पे प्लस आ जाता है, 2 + √3, ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, माइनस का प्लस कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 होना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइड होता है, इसके मॉड्यूलस से डिवाइड होता है, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में आता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 1 है, तो नीचे 1 आ गया। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे मेरे भाई, √x प्लस 1/√x ऐड करते हैं, तो यहाँ सीधा दिख रहा है कि 2 - √3 प्लस में 2 + √3, और √3 कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। तो 2 + 2 कितना आ गया? 4। 4 ही आपका क्या है उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए था कि ये, अगर आपकी थोड़ी भी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ये क्वेश्चन मात्र 2 से 3 सेकंड में कर सकते हो। वो कैसे? कि आपको सीधे सीधे यहाँ पे फैक्टर देखना है 2 के। भाई ये वाले नंबर में से 2 हटा दो तो बचेगा 2 √3, 2 √3 के फैक्टर्स करोगे तो 2 आएगा और √3 आएगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो इसका आंसर निकलने वाला है वो 2 - √3 आने वाला है। अगर मेरे भाई बीच में प्लस होता तो आंसर आता 2 + √3 रूट एक्स का, ठीक है। और 1/√x करते तो 2 - √3 हो जाता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। बस आप ऐड करोगे मनी मन में और आपको पता चलेगा कि √3 और +√3 -√3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 2 + 2 मेरे भाई 4 आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या बोला? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाज्य है? यानी कि एक तरह से हमें ये देखना है कि ये जो आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, वैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 5 अंकों की ये होती है मेरे भाई, ठीक है, 10,000 है ना, 10,000 5 अंकों की। तो करना क्या, चेक क्या करना है, इन सारों से जो पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि वो नंबर हमें पहले ढूंढना है जो इन सारे नंबरों से विभाज्य हो, यानी कि एलसीएम। मुझे इस सभी का 12, 24, 60 और 96 का एलसीएम चाहिए होगा। तो सवाल देखने में समझ में आ रहा है, ये सारे किसके हैं? 12 के फैक्टर्स है, ठीक है, 12 के सारे फैक्टर्स हैं। यहां तक देखो ध्यान से, 12, 24, 12 चक्को 48, पंजे 60, ठीक है, ये सारे। अगर मैं इसका बोल दूं कि यहां तक का एलसीएम कितना होगा, तो आप देख सकते हो ये जो बड़ा वाला नंबर है सबसे 60, वो अगर मैं लिखता हूं तो ये बाकी सारे नंबर इससे डिवाइड है, तो यहां तक का एलसीएम 60 है। अब मुझे 60 और 96 का एलसीएम लेना है, तो कितना लेंगे? बड़ा वाला नंबर है 96, ठीक है। चेक कैसे करना होता है? 96 वाला नंबर इधर लिख दिया, फर्स्ट वाले नंबर को आपको चेक करना है, इसके फैक्टर्स बनाओ आप मनी मन में, ठीक है। इसके फैक्टर्स जब आप बनाओगे तो 6 × 6 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ 6 डायरेक्ट डिविजिबल होते हुए दिख रहा है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि हाँ 12 × 5 देख सकते हो। इससे होगा क्या, आपको चेक ये करना होता है कि इस वाले नंबर में जो जो फैक्टर्स इसके इंक्लूडेड हैं वो छोड़ देना, बाकी वाले मल्टीप्लाई करते चलना, ठीक है मेरे भाई। तो 96 हमने लिया सबसे बड़ा नंबर, मल्टीप्लाई में हम देखो इसका 12, 12 मुझे पता था यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है, 12 कितना होता है 8 जा 12, 8 96 होता है, यानी कि 12 इसके अंदर पूरा समाया हुआ है, तो इसको करने की चेक करने की जरूरत नहीं है। इंटू 5, 5 इसके अंदर कहीं भी नहीं है, 96 का कोई भी फैक्टर 5 नहीं होता है, तो एलसीएम निकालने के लिए 96 में 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लाई आप कर दो, कितना आ जाएगा? 480, यानी कि एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया मेरे भाई 480 पूरे नंबर्स का। अब मुझे करना क्या है, इस 10,000 को मैं 480 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। 480 से डिवाइड करिए, क्या पता चलेगा? देखो 2 टाइम जाएगा 960, तो यहाँ 40 आ जाएगा डिफरेंस, और एक जीरो एज इट इज उतर जाएगा। क्या 480 फिर से इससे डिवाइड होगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 480 से मैं सॉरी यहाँ पे 0 टाइम्स आएगा, जीरो उतरेगा, है ना। 480, 960, ठीक है, बिल्कुल। 0 टाइम्स आएगा 0, और 400, तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि रिमाइंडर जो आएगा वो 400 आएगा मेरे भाई। और 480 × 20 बेसिकली कितना है? 9600, है ना। 480 × 20 आप करो, कितना आएगा? 9600, यानी कि
फोर डिजिट में सबसे हाईएस्ट नंबर अगर मैं बात करूं, फोर डिजिट में अगर सवाल आता कि फोर डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर बता दो जो इन सारे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि पूर्णतः विभाज्य, तो आप बोलते कि सर 9600 ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा फोर डिजिट नंबर है और साथ ही साथ में इन सारे नंबर से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है। तो अब इसके बाद मुझे अगला नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 480 प्लस कर दूंगा। ठीक है, आप इसमें जीरो आ गया, 8, 6 4 10 और 10, यानी कि 10,080। 10,080 ऑप्शन नंबर डी ऐसा अंक है जो 9600 का अगला अंक है जो इन सारे नंबर से पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी कि 480 का एक तरह से फैक्टर होगा, एक तरह से मल्टीपल होगा। ठीक है ना, इसका जो अगला मल्टीपल होगा यानी कि 480 इंटू 21, 480 इंटू 21 एक तरह से जो कर रहे हैं वो डायरेक्टली 10,080 आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दूसरी अप्रोच ये हो सकती थी कि सारे नंबर्स को आप चेक कर सकते थे, है ना, या फैक्टर चेक कर सकते थे, पर इस केस में यही अप्रोच ज्यादा बेटर रहती है, फास्ट आंसर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोला गया इस सवाल में, 65 डेसीमीटर इंटू 30 डेसीमीटर के कमरे में 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाने का लागत रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये डायमेंशंस दे रखी है, कमरे की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। आपको क्या करना है, कालीन बिछाना है, यानी कि मैट बिछाना है, उसके ऊपर कारपेट बिछाना है, और कारपेट की कॉस्ट कितनी है, 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एक वर्ग मीटर की कॉस्ट है 45 रुपए। तो हमें अगर पूरा वर्ग मीटर हम निकाल लें, यानी कि पूरा एरिया अगर इसका निकाल लें, तो उतने से हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो भी रुपीज में आंसर आएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो आप ये बताओ, अगर लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ठीक है, रूम किस शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, लेंथ दे रखी है मेरे भाई 65 डेसीमीटर, और जो ब्रेथ है वो कितनी दे रखी है, 30 डेसीमीटर। ठीक है, कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, 1 डेसीमीटर बराबर अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, 1/10 मीटर। ठीक है जी, या उल्टा कह सकते हो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, एरिया मैं निकालूंगा पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वर्ग की बात करें, सॉरी रेक्टेंगल की बात करें, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। तो इसकी लेंथ है मेरे भाई 65 और ब्रेथ है इसकी 30, और दोनों यूनिट्स डेसीमीटर में है, तो दोनों यूनिट्स डेसीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, एक को कन्वर्ट करने के लिए 1/10 से, दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए भी 1/10, यानी कि 1/100 से पूरे एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया है। क्यों मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो हमें रुपए दे रखा है वो मीटर के हिसाब से दे रखा है। ठीक है जी, कॉस्ट अगर बात करें तो कॉस्ट क्या होगी, रुपीस में आंसर आएगा भाई। एक एक मीटर स्क्वायर एरिया का कीमत है 45, तो इतने का कितना होगा, इतने को मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये है आपका। तो यहाँ से एक जीरो तो कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पूरा या तो आप इसको सॉल्व करो, 45 इंटू 65 इंटू 3 करो, तो ये आ जाएगा एक तरह से 8775। आप इसको कैलकुलेट करना और डिवाइड बाय 10 आएगा, तो ये रुपीज में आंसर आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे ना, 877.50, एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। बाकी अगर आपको सॉल्व नहीं भी करना था फिर भी हो जाता, क्योंकि आप यहाँ से चेक कर सकते थे, कोई भी और दूसरा नंबर नहीं है यहाँ पे, सारे 8775 से रिलेटेड है। देखो ये उत्तर नहीं हो सकता था कभी भी, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से आप, कि यूनिट डिजिट अगर इस नंबर 65 इंटू 3 इंटू 45 की यूनिट डिजिट अगर इकाई का अंक प्राप्त करना होता, तो वो कितना होता भाई, 3 इंटू 5 15, बचा 5 लास्ट में, 5 इंटू 5 25, यानी कि लास्ट में हमेशा 5 का ही फैक्टर आएगा, यानी 5 नंबर आएगा, जीरो तो कभी भी नहीं आ सकता, तो ये उत्तर तो गलत होता। ठीक है, बाकी आपको सारे उत्तर दिख रहे हैं कि लास्ट में 8775 8775 8775, तो इसका उत्तर भी 8775 ही आना था, और डिवाइड बाय 10 करते तो 877.5। इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लीजिए भाई। चलिए इस सवाल में देखते हैं क्या बोला गया। जय और जॉय की आयु का अनुपात दे रखा है 5 और 2, ठीक है, दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है। उनकी आयु का योग दे रखा है 63, ठीक है, दोनों का टोटल अगर करते हैं तो 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है, बहुत आराम से हो जाएगा सवाल। ठीक है भाई, जय है और जॉय है, इनकी जो एजेस है, आय का अनुपात कितना है, जब सिर्फ आय का अनुपात बोले तो वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब कुछ भी मेंशन ना किया हो तो वो प्रेजेंट मानेंगे। भाई 5 और 2 का रेशियो है,
और योग कितना है 63, यानी कि टोटल सम करेंगे तो 63 आने वाला है। अगर रेशियो में मेरे भाई सम करता हूँ तो 5 और 2 7 आता है, और 7 रेशियो बराबर होगा 63 ईयर्स के। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते हैं 7, कितना टाइम 63 डिवाइड बाय 7 करोगे तो 9 ईयर्स आ जाएगा, यानी एक रेशियो में कह सकता हूँ 9 ईयर्स के बराबर है। तो आप यहाँ से बताओ 5 किसके बराबर होगा, गुणा 9 करेंगे, है ना, एक रेशियो 9 के बराबर, तो 5 गुणा 9 45 आ जाएगी जय की उम्र। और जॉय की उम्र कितनी आ जाएगी बताइए, जॉय की उम्र कितनी आ जाएगी गुणा 9 करने पे 18 साल। ये हमारी साल आ गए, यानी कि 45 साल का जय है और जॉय कितने साल का है 18 साल का। हमें बताना है 9 वर्ष बाद की, तो दोनों में 9 वर्ष ऐड कर देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? ये बन जाएगा मेरे भाई 54 साल का, और ये बन जाएगा कितने साल का 27, और दोनों का हमें रेशियो चाहिए। तो रेशियो आप लोगे तो 27 गुणा 1 27 गुणा 2, यानी कि 2:1 आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या इतनी बात क्लियर है? बताइए हाँ कि ना। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो उम्मीद आपसे करूंगा, आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि एक बार लाइक जरूर करो वीडियो को, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट डाल देना, और ये भी डालना कि किस तरह के सवाल आपको और करने हैं, ठीक है ना। किसी स्पेसिफिक टॉपिक से अगर आपको सवाल चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, बट कमेंट जरूर करना, कुछ भी करना बट कमेंट जरूर करना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब यार जरूर कर लेना, क्योंकि रीच थोड़ी सी बढ़नी है, तभी मोटिवेशन आता है कि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं सवाल में क्या पूछा हुआ है। 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक देय चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डिफरेंस का क्वेश्चन है, अंतर वाला क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल भी काफी पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में अंतर पूछा जाता है, बस ये ध्यान रखना है कि 2 साल का है या 3 साल का। अगर सवाल में आता है कि 1 साल का अंतर बता दीजिए, जो कि कभी नहीं आता है सवाल, बट अगर आता है तो 1 साल में मेरे भाई कोई भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है 1 साल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दी गई है, प्रिंसिपल दिया गया, मूलधन, टाइम दिया गया है कितने टाइम के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। तो फटाफट से हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है 5,000, ठीक है, टाइम बराबर दिया गया है 2 साल के लिए हमें कैलकुलेट करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% पर एनम, यानी कि साल वार्षिक दर। पहले साल का फटाफट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले साल में क्या हो रहा है, 5,000 आपने प्रिंसिपल है और उस पर 8% आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधा सीधा हिसाब है भाई कि 5,000 का 8% निकाल दो। 8% मतलब क्या हुआ, 8/100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 गुणा 8 ये आ गया 400, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो मन ही मन आपका सॉल्व हो जाएगा। 5,000 का 8% क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो दूसरे साल में क्या होने वाला है, दूसरे साल में भी प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगना ही लगना है, और स्पेशली क्या एडिशन होने वाला है, जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि प्रिंसिपल जो 5,000 था उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही 8%। तो वो कितना हो जाएगा 400, जो अभी कैलकुलेट किया। अलग से क्या लगने वाला है, ये जो 400 आपका पहले साल का इंटरेस्ट था इस पे भी 8% इंटरेस्ट लगेगा। तो भाई 400 पे 8% लगेगा तो 4 8 जा 32, और 0 0 ये कैंसिल हो गए, है ना, परसेंट से। तो मेरे भाई इस तरह का जो पैटर्न बनता है, यानी कि यहाँ पे क्या बना, 400 400 और 32, यानी कि टोटल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाती तो तीनों इंटरेस्ट को ऐड करते तो 400 प्लस 400 800 प्लस 32 हो जाता 832। इस तरह के पैटर्न में जो बेटा ये फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम आपका क्या कहलाया जाता है, फर्स्ट कॉलम आपका कहलाया जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है 5,000 रुपए यहाँ पे, वो इस फर्स्ट कॉलम में इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया था, 5,000 पे इंटरेस्ट निकाला था, और यहाँ पे भी हमने क्या किया था, 5,000 पे इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल में जो केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि ये पहला कॉलम सिंपल इंटरेस्ट है, और ये पूरा जो है वो एस आई है, वो सी आई है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा वाला है, और ये बॉक्स जो है वो एस आई है। तो सी आई में से अगर एस आई को हटा दें तो बचा क्या मेरे भाई, जो बचा वही आपका डिफरेंस है, ठीक है। जो डिफरेंस है, यानी कि सी आई माइनस एस आई बराबर कितना हुआ, 32। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर है, ठीक है जी। डिफरेंस जो है सी आई माइनस एस आई, यानी कि सी आई माइनस एस आई, सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 32 आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये, छोटा सा एक्सप्रेशन है, इसको सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। -4.6 मल्टीप्लाई
-4.6, ये भी ब्रैकेट में है, लगा सकते हैं। डिवाइड है, डिवाइड मैं नीचे लिख लेता हूँ मेरे भाई। ब्रैकेट में क्या है, -4.6 प्लस 0.6। तो जो आपका ब्रह्मास्त्र है यहाँ पे वो आपको लगाना है। ब्रह्मास्त्र आपका क्या है इस तरह के सवालों में, मॉड मास, है ना। ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ग्रुप डी वालों को लेकर आया था स्पेशली। मॉड मास देख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन देख सकते हो, सर्ट्स एंड इंडिसेस देख सकते हो। ठीक है, ये सारे जो भी हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। इनमें आपको कोई भी दिक्कत है तो वो सीरीज आप देख सकते हो। ठीक है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्लियरिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, शानदार। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स ये वाले हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा। फिर उसके बाद हम ऑर्डर्स, इंडेक्सेस या फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे वाले सॉल्व करेंगे, बाकी भैया मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। तो फटाफट से ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। -4.6 में 0.6 ऐड करेंगे तो मेरे भाई 4.0 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर माइनस, इधर तो माइनस से एक माइनस कट गया, कट सकता है। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली एक्सप्रेशन ऊपर क्या बचा है, ध्यान से देखो क्या बचा है, 4.6 इंटू 4.6 और नीचे बचा है 4। ठीक है, क्या ये 2 से काट सकता हूँ, 2 से कटेगा तो 2.3 आ जाएगा, और ये भी 2 से कटेगा तो 2.3 आ जाएगा मेरे भाई। तो ये 2.3 2.3 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 23 का स्क्वायर है ये, और नीचे डिवाइड बाय 100 है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, तो 2 0 लग गए। 23 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 529 होता है। माइनस एज इट इज है, 529 होता है, और नीचे 2 0 है तो एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि -5.29 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, -5.29 इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अगर आप सॉल्व कर रहे हो साथ ही साथ में तो आपका भी यही उत्तर आया होगा, है ना। चलिए, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका यही उत्तर आया है कि नहीं आया। बेटा कमेंट जरूर करना है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, उससे इंटरेक्शन का पता नहीं चलता है कि आपको चीजें कितनी क्लियर हो रही हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस सवाल में क्या बोला है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है, जो भी क्रय मूल्य है, उस पे उसने 20% हाई मार्क किया। ठीक है जी, यदि वह 5% की छूट देता है, दिखाने के लिए 5% छूट दे देता है मार्क प्राइस पे, तो उसका अंतिम लाभ क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि भाई जो लागत मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस उसका 100 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, तो उसने क्या किया बेटा, +20% हाई मार्क किया। मार्क हमेशा किस पे होता है, या लागत मूल्य पे अधिक मूल्य अंकित किस पे किया जाता है, हमेशा लागत मूल्य पे हाई अंकित किया जाता है ना। तो जो भी मार्क प्राइस है वो कैसे फॉर्म होता है, कॉस्ट प्राइस को हाई मार्क करके मार्क प्राइस बनाया जाता है। यानी कि अगर 100 रुपए उसकी लागत मूल्य थी तो उस पर 20% जोड़ के वो दिखा देगा कि 120 इसका मूल्य है। तो 20% का 100 हो गया मेरे भाई 20, है ना, और 100 + 20 हो गया 120, यानी कि उसने ये मार्क कर दिया। तो ये बोल दिया हमने मार्क प्राइस, यानी कि कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है जी। अब डिस्काउंट जो होता है मेरे भाई वो हमेशा अंकित मूल्य पे लगता है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है आप। जो भी डिस्काउंट लगता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है, यानी कि अंकित मूल्य पे लगता है। तो 5% आपका अब 120 का निकालना है, तो 120 का 5% कितना होगा। सबसे पहले आप 10% यहाँ से देख सकते हो, जैसे ही 10% निकालेंगे तो जीरो हट जाएगा, 12 होगा, और 10 का आधा 5 यानी कि 6। तो मैं माइनस कितना करने वाला हूँ, 6। 120 में से 6 माइनस किया तो मेरे भाई 114 आ गया, यानी कि ये सेलिंग प्राइस होगा। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जिस वैल्यू पे बेचा जाता है भाई वो सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस कंपेयर करना होता है तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदने वाले मूल्य, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य से कंपेयर करते हो। यानी कि आपने जिस वैल्यू पे खरीदा था चीज को और जिस वैल्यू पे आप बेच रहे हो, जो उनका अंतर है वही आपका फायदा या नुकसान बताएगा। तो भाई 100 पे खरीदी गई चीज अगर 114 पे बेच दी जाए तो कितने का फायदा होगा, 14 का फायदा होगा। 100 में खरीदी हुई चीज 114 में बेच रहे हो, 14 का फायदा है कितने पे बताइए, कॉस्ट प्राइस 100 हुआ, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100 कर दिया। तो ये तो सिंपल यहाँ से पता चल रहा था, अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो उस पे जो भी मुनाफा होता है उतना ही परसेंट प्रॉफिट हो जाता है। जो प्रॉफिट है वही प्रॉफिट परसेंट है अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 14% का यहाँ पे मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है। ठीक है, 14%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई, अगला सवाल,
फिर से एक कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई का क्वेश्चन है। 7500 रुपए पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से निकटतम रुपए में चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सीआई का सवाल है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है थोड़ा सा ऑड दिया गया है मेरे भाई। 2 वर्ष 4 महीने यानी कि एक ऑलमोस्ट 2 and 1/3 ईयर्स है ना, 2 वर्ष 4 महीने। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ दे रखा है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है भाई। प्रिंसिपल दे रखा है 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है मेरे भाई 12%, ये भी थोड़ा ऑड दे रखा है, कैलकुलेशन बढ़ाएगा हल्की सी। और टाइम जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 year 4 months है ना, 4 महीने। कैसे करने वाले हैं, हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है? फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल इंटरेस्ट, वैसे ही सेकंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे और थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, 2 से ज़्यादा है 3 से कम है। तो 3 का पहले हम पूरा इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर उसको 1/3 कर देंगे, जो भी इंटरेस्ट हमारा तीसरे साल के लिए निकलेगा। क्योंकि 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स ऑलमोस्ट कितना होता है, 4 मंथ्स डिवाइड बाई 12 मंथ्स, अगर ईयर में निकालें तो मैं कह सकता हूँ 1/3 ईयर। तो यानी कि तीसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा बेटा, वो आपको 1/3 करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, चलिए करते हैं। पहले साल में 7500 पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना आ जाएगा बताइए? 12% यानी कि 12/100। तो सीधा सीधा हिसाब है भैया, 75 × 12, 12×5 = 60, 12×7 = 84 और 6 = 90। ठीक है जी, इतना ठीक है, 900। ठीक है, 900 आ गया। सेकेंड ईयर का बेटा, सेकेंड ईयर का भी पहले प्रिंसिपल पे 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 900, जो इतना आया था। अब अगले साल में होने क्या वाला है, ये जो 900 लगा था इस पे भी कितना लगने वाला है, 12% लगने वाला है। तो 900 का 12% मेरे भाई, 12 × 9 कर दो, कितना आ गया, 108 रुपये। यानी कि इस पे आ गया इंटरेस्ट 108। क्या इतनी बात क्लियर है? ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तीसरे साल में क्या करने वाले हैं, तीसरे साल में भी जो प्रिंसिपल बेटा उस पर तो लगेगा ही लगेगा। कितना लगेगा, 900 प्लस बचे हुए ये जो 3 है, 1 2 3, इन पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पर इनके इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने के एक पैटर्न है, उसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। कैसे, देखो ध्यान से। 900 का भी हमने निकाला था 108 है, तो 900 कितनी बार दिख रहे हैं, 2 बार। तो 108 को 2 बार गुणा कर देते हैं, यानी कि 216। इससे क्या हुआ, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, बचा कौन सा, ये। तो इसका इंटरेस्ट 12% निकाल लेते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? ये तो हो गया प्रिंसिपल का। और हमें 900 का पता था कि इंटरेस्ट कितना है, 108। तो 2 बार 900 है, तो 2 × 108 कर दिया, 216। अब इस 108 का 12% बचा, तो 108 का 12% मेरे भाई आप निकालो, 12,896, 12,112। ठीक है, यानी कि 12.96, 12.96। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है आपको तो आप देखिए, ये आपका तीसरे साल का इंटरेस्ट है। क्या ये आपको पूरा लेना है? मैंने आपको बताया कि 4 महीने है तो आपको इसको 1/3 करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करो, तो ये कितना आएगा, 300 प्लस ये कितना आएगा, 3 7 21 326 72। और ये आप जब करोगे 3 से तो 3 4 12 339 326 4.32। अब आपको क्या क्या ऐड करना है भाई, ये प्लस ये और प्लस ये आपके सारे जब इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो आपका सीआई निकल के आ जाएगा। तो फटाफट से करते हैं भाई, 900 प्लस 900 1800, 1800 प्लस 300 2100, 2100 प्लस 108 कितना हो गया, 2208, 2208 और 72, 2280, 2280 प्लस 4.32, 2284.32। ठीक है जी, आपको नियरेस्ट बताना है, यानी कि निकटतम बताना है। तो इससे निकटतम कौन सा है, 2284 इससे निकटतम है, पास है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो, अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स में दे रखा है। ठीक है, कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स में ना देके फ्रैक्शन में दे रखा है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। चलिए भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री का एक प्यारा सा सवाल दे रखा है, अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है, तो sec थीटा प्लस cos थीटा बराबर n है। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है मेरे भाई कि m/n की वैल्यू निकाल दो। तो कुछ भी नहीं है इस सवाल में, m/n जब आप निकालोगे तो इसको रख दो। m क्या है आपका, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और n क्या है मेरे भाई, sec थीटा
प्लस कोसेक थीटा। बस आपको पता ही होना चाहिए कि कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ऊपर मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, सेक थीटा को मेरे भाई क्या लिख सकते हैं, कॉस 1/cos थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। बस कुछ भी नहीं करना, नीचे एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कितने टाइम्स, ये वाला एक्सप्रेशन साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, प्लस वैसे यहाँ देखो तो आ जाएगा कॉस थीटा। देखो यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कट गया। तो ये एक तरह का एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1/1/, साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेसिकली ये ऊपर चला जाएगा, जब 1/समथिंग में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, बेसिकली कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए, आप इस सवाल को कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बोला है, एक्स वाई और जेड को एक काम पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। ठीक है जी, एक्स वाई जेड साथ में करेंगे तो 18 दिन लगेंगे। एक्स अकेले करेगा तो 36 दिनों में कर देगा, और वाई अकेले अगर करता है तो 60 दिनों में कर देगा। तो आपको बताना है कि जेड पूरे काम को कितने टाइम में। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस ये कि एक्स वाई जेड में थोड़े से नंबर्स ऑड दिए हुए, कैलकुलेशन हल्की सी ज्यादा हो सकती है। कोई बात नहीं, करते हैं। क्या करेंगे इस सवाल में, भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब तीनों मिलके काम कर रहे थे मेरे भाई, तो कितना टाइम ले रहे थे, 18 दिन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेज। ठीक है, और जब एक्स उसी काम को अकेले कर रहा था तो कितने दिन में कर रहा था, 36 दिन में। और वाई जब उसी काम को अकेले कर रहा था तो वो कर रहा था 60 दिनों में। आपको निकालना है कि जेड उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले करते क्या है, इसका एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, एलसीएम जो होता है मेरे भाई, वो टोटल वर्क के बराबर होता है। सबसे बड़ा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एलसीएम कैसे लिया जाए। तो 18, 36 और 60, इसको कट करिए, 6 से 6 और 6 से 10, तो 6 × 3 18 × 10, तो ये 180 इसका एलसीएम आ गया, यानी कि 180 वर्क आ गया। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क बेटा एक ही फॉर्मूले पे काम करता है, जो कि होता है, जो कार्य बराबर है, वर्क बराबर है आपका टाइम यानी कि जितना समय लग रहा है, इनटू एफिशिएंसी यानी कि जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी क्या होती है, कि किसी भी जो भी बंदा है जिसकी एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, वही उसकी कार्य क्षमता होती है, यानी कि एफिशिएंसी होती है। एक दिन का वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी। तो आप बताओ यहाँ से एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी होती है वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क डिवाइड बाय हम टाइम करते हैं, यहाँ 10 आ जाता है। ये करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये 10 था, ये 5 आ जाएगा, और ये जब करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, जो डायरेक्ट यहाँ पे टाइम एंड वर्क में जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, वो केवल और केवल एफिशिएंसी में हो सकती है। यानी कि एफिशिएंसी की वैल्यूज को हम डायरेक्टली प्लस या माइनस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी थी, 10 थी। अगर एक्स की 5 है, वाई की 3 है, तो बताओ जेड की कितनी है। हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, तीनों की 10 है, तो 10 में से 5 माइनस किया 5, 5 में से 3 माइनस किया तो बचा 2, यानी कि कह सकते हैं 5, 3 और 2 मिला के 10 बनती है। तो जेड की एफिशिएंसी मेरे भाई कितनी आ गई, 2। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अगर हमें टाइम निकालना है कि टोटल टाइम जेड को कितना लगेगा पूरा काम करने में, तो टाइम मेरे भाई होता है वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। अगर मैंने पूरा वर्क माना है 180, ठीक है, और एफिशिएंसी मैंने अभी निकाली है कि जेड की एफिशिएंसी क्या है, एक दिन का काम वो 2 कर सकता है, तो 180 डिवाइड बाय 2 यानी कि 90 डेज में वो पूरे काम को निपटा सकता है, सेम पीस ऑफ वर्क। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 90 डेज में वो सारे काम को, जो ये काम की यहाँ बात करी जा रही है, वो उस काम को निपटा सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। टाइम एंड वर्क के इस तरह के क्वेश्चन आपने और भी किए होंगे, और ये आपको सवाल आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। चले आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई, इस सवाल में क्या बोला है, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, दो डिजिट्स की एक संख्या है, दोनों का जो डिजिट का सम है वो 9 होना चाहिए। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंक आपस में जुड़ जाते हैं। तो अंक आपस में जुड़ जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ये गलत, कुछ गलत है यहाँ पे। अंक आपस में जुड़ जाते हैं ये नहीं है। ठीक है ना, बेसिकली होता क्या है, जब 27 उस संख्या में जोड़ा जाता है तो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी कि इंटरचेंज मतलब अगर 1 और 3 नंबर है, 27 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये 31 बन जाएगा। इस तरह का ये बोला हुआ है, ये थोड़ी सी यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग है। ठीक है, अंक आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये मतलब है इसका। तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से करो और आपको पता चलना चाहिए। तो सबसे पहले 45 उठाया हमने, 4 और 5। पहली कंडीशन ये है कि भाई 9 आना चाहिए, दोनों का सम 4 और 5 9 है। यहाँ पे सारे ही 9 दिख रहे हैं, 3 और 6 9 1 8, कोई बात नहीं। 45 में बेटा 27 ऐड करो तो कितना आएगा, 7 5 12, 72। आपको होना क्या चाहिए, उल्टा आना चाहिए, 5 और 4। क्या आ रहा है क्या, 72? नहीं आ रहा, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, 3 और 6, 3 और 6 में 27 जोड़ दो, 6 6 12 13, 3 2 5 6, ये कितना आ गया तेरे, 36 का उल्टा आ गया 63, यानी कि यही ऑप्शन सही है। ठीक है, 36 में 27 जोड़ने पे 63 आ रहा है, इंटरचेंज हो जा रही है डिजिट, तो यानी कि ये उत्तर आपका सही है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आगे सही आता भी है तो कोई बात नहीं, आप बी लगाओ, कॉन्फिडेंटली बी लगाओ, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 करेक्ट आंसर्स होते हैं, आपने एक भी सही लगाया तो हमेशा उसके फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है इस सवाल में, भाई श्रृंखला 13 14 18 27, एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, वो वैल्यू आपको निकालनी है ना, 68 104। तो क्या क्या है सवाल, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। 13 14 18 27, फिर ये क्वेश्चन मार्क है, 68 है, यहाँ तक जाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 13 और 14 का डिफरेंस 1 है, 14 और 18 का डिफरेंस 4 है, 18 और 27 का डिफरेंस 9 है। तो यहाँ से मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि भाई ये 1 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि जो अगला डिफरेंस है वो 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16 के बराबर, यानी कि डिफरेंस इन दोनों नंबर का 16 आना चाहिए। तो यानी कि 27 में से 16 ऐड करो तो आ जाएगा आपका 43। ठीक है, 27 में 16 ऐड करो तो कितना आएगा, 43, तभी अंतर 16 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 43 इसका करेक्ट आंसर है। क्या इतनी बात क्लियर है? रीजनिंग का सवाल भी बोल सकते हो, मैथ्स में डाल दिया था क्योंकि कैलकुलेशन थी, रीजनिंग का भी बोल सकते हो एक तरह से। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लीजिए भाई, एक त्रिभुज को का एक कोण 55 डिग्री है, यदि अन्य दो कोण 9 और 16 के अनुपात में है तो कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है। ठीक है, 2022 में ये सवाल देखने को मिला है। तो सिंपल सी बात है, एक कोण है 55 डिग्री, हमें पता है कि तीनों, 3 एंगल्स का, ठीक है, 3 एंगल्स का जो सम होता है बेटा, वो कितना होता है ट्राइंगल के केस में, 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल 55 है तो क्या आप बता सकते हो दो का सम कितना होगा, इसको माइनस करो, कितना आ गया, 125। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर 3 एंगल्स का सम 180 था, उसमें से एक 55 हटा दिया तो 2 एंगल्स का सम कितना बचेगा, 125 बचेगा। और वो जो 2 एंगल्स हैं वो 9 और 16 के अनुपात में है, यानी कि दोनों रेशियो को मैं अगर ऐड करता हूँ, 25 25 बराबर कितना होना चाहिए बेटा, 125 डिग्री के। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 डिवाइड बाय आप 25 कर दो, ये आ जाएगी मेरे भाई 5 डिग्री। एक रेशियो बराबर 5 डिग्री है। तो आप यहाँ से दोनों रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। एक रेशियो बराबर 5 है, तो 9 पंजे 45 डिग्री पहला एंगल, और 16 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 80, है ना। ये यहाँ पे हटा दो इसको, 80 डिग्री। तो पहला 45 और 80, 45 80, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। आज का आखिरी सवाल, 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं, यदि 8 बढ़ई, बढ़ई मतलब कारपेंटर कहने का मतलब है, यहाँ पे इंग्लिश में कारपेंटर लिखा हुआ है, बढ़ई तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता क्या होता है, बट हो सकता है कारपेंटर को ही बोलते हो, कोई बात नहीं। तो 6 कारपेंटर 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं, यदि 8 कारपेंटर 4 दिन काम करें तो वह कितनी खिड़कियां बनाते हैं। तो ये जो टाइम एंड वर्क का है कॉन्सेप्ट, ठीक है, फॉर्मूला वही आधारित रहता है, बट इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ध्यान से देख लो। बेटा ये फॉर्मूला है N1 D1 H1
बाय W1 इज इक्वल टू N2D2H2 बाय W2। ठीक है, N यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स बोल लो, ठीक है, या अलग अलग बंदे हैं तो उनकी एफिशिएंसी की बात कर लो। ठीक है, D मतलब नंबर ऑफ डेज, H मतलब नंबर ऑफ आवर्स, W मतलब जो वर्क हो रहा है यहाँ पे वो वर्क है। वैसे ही दूसरे केस में जो भी है N2D2H2 वो उसका केस है। तो यहाँ पे हम H1 वाला फॉर्मूला हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ आवर्स की बात नहीं की है। तो ये जो फॉर्मूला आपका बनता है N1D1 बाय W1 इज इक्वल टू N2D2 बाय W2। तो आप इस फॉर्मूले में डालो बेटा। N1 नंबर ऑफ कारपेंटर्स पहले केस में 6 है। ठीक है, कितने दिन काम कर रहे हैं? 16 दिन गुणा 16 D1 हो गया। W1 यानी कितना काम कर रहे हैं बताओ। काम यहाँ पे क्या है? खिड़की बनाना, तो 96 खिड़की बना रहे हैं, बराबर होगा N2 यानी कि कितने बढ़ई, कितने कारपेंटर? 8। कितने दिन लगा रहे हैं? 4 दिन। और कितना काम कर रहे हैं? कितनी खिड़कियां बनाएंगे, यही पूछ रहा है ना। कितनी खिड़कियां बनाएंगे यानी कि काम कितना कर पाएंगे, W2 की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई कैलकुलेट करो। 8 से कट जाएगा 16, 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 2, और 2 से कटेगा यहाँ 3, यहाँ कट जाएगा नीचे 3 से 3 और 2, यानी कि और कुछ दिख नहीं रहा। नीचे W2 है, यहाँ 32 है, यानी कि सीधा सीधा कितनी खिड़कियां बना पाएगा ये इस केस में? 32। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर इस कॉम्बिनेशन में वो काम करते हैं 8 कारपेंटर 4 दिन के लिए, तो 32 खिड़कियां बना पाएंगे। क्या ये सारे सवाल आपको समझ में आए? तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे और वीडियो बहुत ही बढ़िया लगी होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, सेट 5 था मेरे भाई, अगर आपने वो सेट 4 नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, 3 लाइव क्लास ली थी, एक हमने वीडियो सेशन डाला था, तो वो आप जाके देख सकते हो। उसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, काफ़ी मदद मिलेगी, प्रैक्टिस आप कर सकते हो उन सवालों से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और दोस्तों में अपने जरूर शेयर करना जो भी इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।